हेलो ऑफिसर्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं जो कि ज्यादातर स्टूडेंट बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी लाइटली नहीं लेता। हम आज बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आखिर क्या है डीपीएसपी? हम लोग इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि यूपीएससी जो भी ट्रैप बना दे हम उस ट्रैप में ना फंसे। ठीक है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर में ना आप डीपीएसपी को रटने की कोशिश मत करना, आपको लॉजिक समझना है। अगर आप लॉजिक समझ जाओगे तो ऑप्शंस को देखकर ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा आपको। और अगर आप रटने के लिए जाओगे कि 36 में क्या बोला है, 37 में क्या बोला है, 38 में क्या बोला है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली सबसे पहले समझो, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये क्या है? ये हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बारे में बोला कि ये डीपीएसपी के बारे में बताता है। आखिर डीपीएसपी का बेसिक आइडिया क्या है? क्योंकि बेसिक आइडिया समझ नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि डीपीएसपी में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले ये समझो कि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को देखा कि फंडामेंटल राइट बताता है कि स्टेट सिटीजन के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी डायरेक्ट डीपीएसपी क्या बताता है? डीपीएसपी में ये बताता है कि स्टेट को सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। ये कौन बता रहा है? ये डीपीएसपी बता रहा है। देखो, फंडामेंटल राइट जो थे, ठीक है, हमने देखा कि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या थे? वो इंडिविजुअल सेंट्रिक थे। बट डीपीएसपी जो है ये क्या है? डीपीएसपी बेसिकली स्टेट सेंट्रिक है। अब कैसे? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि सिर्फ जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है ना, यही काफी नहीं है। जब तक सोशल, इकोनॉमिक ये डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक रियल डेमोक्रेसी जिसके बारे में वो लोग सपना देख रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और इसे क्यों डाला गया? इसे इसलिए डाला गया ताकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ठीक है, अभी ये चीज हम समझ गए। अभी देखो, जब हम ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया तो आखिर डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है क्या? आप देखोगे डीपीएसपी को पार्ट 4 में रखा गया। डीपीएसपी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। आपको ध्यान रहे, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट था, पार्ट 4 में डीपीएसपी। ठीक है, और यूपीएससी का जो फेवरेट एरिया होता है ना, ये पार्ट 3 और पार्ट 4 तो है ही। और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा फेवरेट है यूपीएससी। तो आपको इन दोनों को भी ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझ के पढ़ना है, कंपेयर करते हुए पढ़ना है। अभी देखो, सबसे पहले जब हम ये सारी चीजें समझ गए कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक कवर होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 यहाँ पे बताता है स्टेट के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है स्टेट के बारे में। जैसे हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था स्टेट का वर्ड आर्टिकल 12 में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि आर्टिकल 36 में स्टेट का मतलब बताया गया। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये बताया गया है कि डीपीएसपी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होते, ये अप्लाई होते हैं हर एक स्टेट पर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 में देखा था। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में जो हमने देखा था, तो क्या वही सेम मीनिंग यहाँ पे स्टेट का? तो जी हाँ, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी है स्टेट का। ठीक है, अगर यूपीएससी बोले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई होता है, तो क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में जो बताया गया है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और जो अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन सब पर भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, अभी देखो, ये तो समझ गए कि आर्टिकल 36 में स्टेट के बारे में बता दिया गया। तो आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है? आखिर आर्टिकल 37 के बारे में क्या बात की गई है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीपीएसपी का।
आर्टिकल 37 ना 3 बहुत ही क्रूशियल चीजें बताता है हमें। क्या क्या बताता है? देखो, सबसे पहला ये हमें बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं है। देख रहे हो क्या बता रहा है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। पहले ही ये चीज हमें बता दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि अगर डीपीएसपी का कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है पॉलिसी बनाते वक्त या फिर लॉ बनाते वक्त, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट जाकर डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। पहली बात तो ये बताया। दूसरी बात क्या बता रहा है? दूसरी बात बता रहा है कि आर्टिकल 37 क्लियरली ये कहता है कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री के गवर्नेंस में डीपीएसपी फंडामेंटल है। मतलब क्या है, हम इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, अभी देखो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या बता रहा है? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहा है कि आर्टिकल 37 स्टेट पर ड्यूटी इंपोज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये ड्यूटी इंपोज कर रहा है। अभी देखो, ये जो ड्यूटी इंपोज करता है ये कब करता है? कि लॉ बनाते वक्त आपको डीपीएसपी को फॉलो करना है। ठीक है, ये ड्यूटी है स्टेट की कि स्टेट को ये चीज करना है। अब यूपीएससी क्या करता है? यहीं पे ट्रैप बनाता है। ऑप्शन आ जाता है, आपको देखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा आपको कि डीपीएसपी ओनली मोरल सजेशंस। क्या ये सही है? क्या डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ मोरल सजेशन है? नहीं है, गलत है ये। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड मेंशन है? ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ड्यूटी वर्ड को यूज कर रहा है। वो यहाँ पे मोरल एडवाइस के बारे में नहीं बता रहा है, मोरल सजेशन के बारे में नहीं बता रहा। और हमने देखा कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल है। अभी इसका भी मतलब समझो कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल क्यों है, क्या रीजन है। देखो, जब डीपीएसपी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोर्ट आखिर उसको इन्फोर्स क्यों नहीं करता? हर एक के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। इसका रीजन सिंपल है। देखो, जब भारत आजाद हो रहा था तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी और इंडिया इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा वीक था। अगर डीपीएसपी को उस टाइम पे इमीडिएटली इन्फोर्सेबल बना दिया जाता तो स्टेट के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो उसे इंप्लीमेंट कर सके। इसलिए डीपीएसपी को ग्रेजुअल अचीवमेंट के रूप में रखा गया। ठीक है, इसे नॉट इन्फोर्सेबल रखा गया। क्लियर है ये? बस यही मतलब है। अभी देखो, आर्टिकल 36 आर्टिकल 37 समझ गए। अब आता है डीपीएसपी के बॉडी में आखिर डीपीएसपी है क्या। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डीपीएसपी को समझने के लिए डीपीएसपी को क्लासिफाई किया गया है और इस क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डीपीएसपी को क्लासिफाई नहीं कर रहा है, हम उसे समझने के लिए कर रहे हैं। हम डीपीएसपी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे क्लासिफाई कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्कॉलर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो भी स्कॉलर्स रह चुके हैं वो लोग डीपीएसपी को क्लासिफाई कर रहे हैं। 3 पार्ट। कैसे कैसे? एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। समझ रहे हो? 3 तरह से डीपीएसपी को क्लासिफाई किया गया। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी फिलॉसफी को समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिलॉसफी समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को समझेंगे।
अभी देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये समझना है कि आर्टिकल 38 ये क्या बोलता है। आर्टिकल 38 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन तीन तरह के जस्टिस को प्रमोट करे। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करें। ये हमने कहा पढ़ा था, प्रियम्बल में पढ़ा होगा, याद करो। जस्टिस किस किस तरह के जस्टिस दिए गए थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसके प्रमोशन की बात करता है आर्टिकल 38। और साथ ही स्टेट को यह भी बोलता है कि आप इनइक्वालिटी को कम करो। कैसे इनइक्वालिटी, इनकम, कैसे इनइक्वालिटी, स्टेटस, कैसे इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी। इस तरह की इनइक्वालिटीज को कम करो। कौन बोल रहा है ये बोल रहा है आर्टिकल 38। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इनइक्वालिटीज के बारे में बात किया जा रहा है, इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी। आप इसी से समझो कि यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्या चीज का, यहां से कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, ये कौन करता है, इस तरह की चीजें कौन करता है, कोई तानाशाह को देखा है कि ये इस तरह की जस्टिस को प्रमोट करे और इस तरह की इनइक्वालिटीज को कम करे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी वेलफेयर के बारे में कुछ पूछा जाए तो आपको दिमाग में खटाक से लेके आना है आर्टिकल 38, कनेक्ट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। वेलफेयर के बारे में पूछ रहा है आर्टिकल 38, खत्म। फिर आओ आर्टिकल 39, क्या बात कर रहा है आर्टिकल 39? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताते हैं। यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहाँ पे ना इसके जो सब क्लॉज है ना, ABCDEF, ये समझना है आपको। ठीक है, आर्टिकल 39 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सब क्लॉज ए है, ये क्या बताता है, ये बताता है लाइवलीहुड फॉर ऑल। बी बताता है मटेरियल रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड। सी बताता है, अभी बस देखो समझो, वेल्थ कंसंट्रेशन प्रिवेंशन। ठीक है, डी बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ई एंड एफ, इन दोनों के बारे में समझो। ये बात करता है वर्कर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के बारे में। समझ रहे हो, आर्टिकल 39 में हम क्या देख रहे हैं, 39A ये बोलता है लाइवलीहुड फॉर ऑल, मटेरियल रिसोर्स फॉर कॉमन गुड। सी बता रहा है वेल्थ कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना है। डी बता रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ई एंड एफ बता रहा है वर्कर, वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन। देख रहे हो, आर्टिकल 39 में इस तरह की बातें हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूपीएससी किस तरह का ट्रैप बना रहा है। अगर आप पीवाईक्यू को देखोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आए हैं कि आर्टिकल 39 सिर्फ सिटीजन पर अप्लाई होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ कुछ क्लॉज के लिए सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स का नाम नहीं लिया जाता है, यहाँ पर कुछ कुछ क्लॉज के लिए पर्सन के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसी रीजन से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रिंसिपल है ये कैसे प्रिंसिपल है, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो आपकी सोसाइटी है उसके बारे पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है,
जो वीकर सेक्शन है आप उन सबको अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हो, लोगों को काम करने की आजादी के बारे में दे रहे हो। आप देख रहे हो कि वेल्थ कंसंट्रेट हो रहा है, इस चीज को भी प्रिवेंट कर रहे हो। ये सब तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना, और ये सब चीज गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये है आर्टिकल 39। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हम लोग आएंगे आर्टिकल 41 पे। सर आप डायरेक्ट 41 क्यों आ गए? क्योंकि हम एक एक करके देख रहे हैं। पहले हम सोशलिस्ट देख रहे हैं, 37 के बाद हमने क्या देखा, 38 एंड 39। अब हम लगे हैं 41। ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में। इन सब चीजों के बारे में कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 41। लेकिन फिर वहां पे ये ध्यान रखना है, ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर स्टेट के पास इतना पैसा है कि वो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है तो आपको करवाएगा, नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई बोले कि आर्टिकल 41 गारंटी राइट टू वर्क, तो आंसर होगा गलत, गारंटी नहीं देता है। ठीक है, चलो अब आते हैं आर्टिकल 42, 43 एंड 43 ए पे। सर एक साथ क्यों लिखा है? समझ जाओगे आप एक साथ क्यों लिखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी समझने में। देखो आर्टिकल 42 ये बात करता है ह्यूमन वर्किंग कंडीशन के बारे में, एंड इसके साथ साथ मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। ठीक है, आप आर्टिकल 43 को देखोगे, ये क्या बात करता है? ये बात करता है लिविंग वेज के बारे में। अभी देखो ये बात कर रहा है लिविंग वेज, कहीं पे मिनिमम वेज लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना, तो अगर स्टेटमेंट में ये रहेगा तो काट देना है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर 43A ये क्या बात करता है सर? ये बात करता है मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। इसीलिए मैंने साथ में रखा, क्योंकि ये तीनों देखो ये क्या है, ये लेबर और वर्कर, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। मिनिमम ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि वहां पे लोग काम कर सके, और साथ ही साथ मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी बात कर रहा है 42। 43 बात कर रहा है लिविंग वेज के बारे में, इतना वेज तो मिलना चाहिए कि इंसान जिंदा रह सके, काम जो कर रहा है वो पैसा उसको पेट भर मिल सके। आप लोग जब बात करते हो ना कि सर मिनिमम वेज भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, गवर्नमेंट मिनिमम वेज की बात करता है, मिनिमम वेज की बात गवर्नमेंट नहीं करता। हाँ, हालांकि लिविंग वेज के कॉन्सेप्ट से ही मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हमने फिर देखा 43A क्या बात कर रहा है, ये मैनेजमेंट में बात कर रहा है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। और ये जो 43A है ये अमेंडमेंट से आया है। कौन से अमेंडमेंट से आया है? 42CAA। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज यहाँ पे ऐड हुआ है। दिमाग में डाल के रखो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या बात कर रहा था, वापस से सोचो, इसके बारे में हम लोगों ने किया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 47। क्या बात करता है 47? 47 बात करता है पब्लिक हेल्थ के बारे में। और आर्टिकल 47 क्या है? पब्लिक हेल्थ का एक बैकबोन है। इसमें स्टेट को बोला गया है कि न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, इसमें बोला हुआ है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ाओ, इसमें बोला हुआ है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करो, एंड साथ ही साथ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करो। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, यहाँ पे जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट, साथ ही क्या बोला गया?
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का प्रोहिबिशन। होमवर्क लिखो आप लोग सभी। आर्टिकल 47 में ये जो 4 चीजें मेंशन की गई है, इन 4 चीजों से आपको बस एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। पढ़ते पढ़ते सीखो, और ये एग्जाम्पल क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो, अगर कुछ सीखना है, सीखने के लिए देख रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज ये काम जरूर करना, सभी के एग्जाम्पल को मेंशन करना। बहुत ईजी एग्जाम्पल है सभी के। एक एग्जाम्पल तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाला मैं बता दूं, गुजरात और बिहार, ड्राई स्टेट। पब्लिक हेल्थ के बारे में एग्जाम्पल लिखो, एक नहीं, दो नहीं, जितना आता है दिमाग में उतना लिखो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट, स्टेट ने, उसके बारे में भी लिखो। ठीक है, तभी आपको ये सारी चीजें याद हो पाएगी। तो देखो, ये सब हमारे थे क्या, ये सब हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे। ये सब आते हैं हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। आर्टिकल 38 से लेके 39, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, क्यों आते हैं हमने देखा। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज पे, दूसरे प्रिंसिपल पे, और ये क्या है, ये है गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्या है गांधीयन प्रिंसिपल, क्या बोलता है गांधीयन प्रिंसिपल? बेसिकली ये गांधी जी के आइडियाज को बता रहा है, इसीलिए हम इसको गांधीयन प्रिंसिपल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये गांधी जी के जो भी आइडियाज थे, उन आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें सारे आइडियाज को देखने वाले हैं। ठीक है, और समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखो, गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलते थे, गांधी जी क्या क्या बात करते थे। सबसे पहले देखो, इसी में आ जाएगा आर्टिकल 40। क्या बोलता है आर्टिकल 40? आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत की। क्यों है विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल में? क्योंकि गांधी जी बात क्या करते थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसीलिए जब आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात की गई थी, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में डाला गया था। और इसी आर्टिकल की वजह से, और यही आर्टिकल क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक बेस बना। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई एंड उसके ऊपर एक कानून आया, जिसके कारण अब लोकल लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 क्या है, विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल का एक रिफ्लेक्शन है। अभी देखो, इसी में है आर्टिकल 46। क्या है आर्टिकल 46? आर्टिकल 46 बात करता है SC, ST एंड वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन की। क्या बोलना चाह रहे हैं गांधी जी यहाँ पे, और गांधी जी के प्रिंसिपल में इनको क्यों डाला हुआ है? देखो, आर्टिकल 46 बात करता है SC, ST और वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनको प्रोटेक्ट करने की। और गांधी जी भी क्या करते थे कि हमें साथ में मिलकर रहना चाहिए। जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, हमें उन्हें एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, वो भी डिप्राइव्ड ना रहे, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें भी प्रोटेक्शन मिले। किसका प्रोटेक्शन? स्टेट का प्रोटेक्शन। और इसी के कारण क्या होता है ना, इसी प्रोटेक्शन की बात के कारण हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। इसी प्रोटेक्शन के कारण हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन को जो मॉरल जस्टिफिकेशन मिला है, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन क्यों मिलता है? आर्टिकल 46 के कारण। ठीक है, और इसका बेस आर्टिकल 46 से ही आता है। अभी और है, और क्या है? आर्टिकल 47 क्या बात करता है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 बात करता है प्रोहिबिशन का। किस चीज के प्रोहिबिशन का? सोचो, गांधी जी क्या बोला करते थे? गांधी जी के आइडियाज को समझोगे तभी आप इस आइडियाज को समझ पाओगे, और यहां से होने वाले जितने भी क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे।
देखो मीन क्या है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल में हम लोग जितने भी आर्टिकल देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं इसमें, वो क्या कर रहा है, वो गांधी जी के जो आइडियाज हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आर्टिकल 47 में क्या देखा, आर्टिकल 47 में हम लोगों ने एक प्रोविजन देखा प्रोहिबिशन का, किस चीज का, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का। और ये कौन सा आइडिया, ये गांधी जी का ही तो आइडिया है। गांधी जी तो बात करते थे शराब बैन हो, ठीक है, इसीलिए हम गुजरात में देखते हैं शराब बैन है, हम बिहार में देखते हैं शराब बैन। अब आओ अगले तीसरे प्रिंसिपल पे, और ये तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है, ये है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्या बात करता है ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आज के टाइम पे हम जब देखते हैं सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ठीक है, सोसाइटी डेवलपमेंट के साथ साथ वो इक्वेलिटी के बारे में बात करना स्टार्ट करती है, ये बात करती है डेवलपमेंट का कैसा फेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। एक टाइम पे हम लोग सोचते थे पेट भरना जरूरी है, आज हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आज हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारा लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ही तो है। अभी देखो इसमें जैसे कि हम लोग एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 44 ये क्या बात करता है, ये बात करता है यूसीसी की, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में। ध्यान रखो ये चीज, यहाँ पे क्या है, ये जरूरी नहीं कह रहा है कि ये लागू ही करो, यूसीसी आपका मैंडेटरी नहीं है, ये स्टेट के ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखो आर्टिकल 45 ये क्या बात करता है, ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। इसी प्रिंसिपल के कारण ना अमेंडमेंट हुआ, इसी प्रिंसिपल के कारण ना आर्टिकल 21A आया, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया। अभी देखो इसके बाद आर्टिकल 48 क्या बात करता है, ये बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में एंड काउ प्रोटेक्शन के बारे में। हम फिर देखेंगे आर्टिकल 48A ये क्या बात करता है, ये बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। और यही रीजन है, अब देखोगे कि यही रीजन है कि इन सब के कारण 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। हम अपने लिबरल आइडियाज की वजह से, हम अपने इंटेलेक्चुअल आइडियाज की वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसके कारण आर्टिकल 48A यहाँ पे ऐड हो रहा है। और फिर देखोगे आप कि जो आपका आर्टिकल 50 है ये क्या बात करता है, ये बात करता है जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की। जो सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं वो यही से तो आ रहा है। हम जब आर्टिकल 51 के बारे में बात करेंगे, हम क्या देखेंगे 51 में, हम यहां पे देखेंगे ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की, और ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। ये सब कहां से समझ में आएगा आपको, अभी देखो यहाँ पे हमने जितने भी लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में हम लोगों ने आर्टिकल 44 देखा जो कि यूसीसी के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, मतलब हर एक इंसान के लिए, हमारी कंट्री में रहने वाला हर इंसान, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उन सब के लिए एक ही सिविल कोड हो। आज के टाइम पे हम लोग अलग अलग सिविल कोड जो फॉलो करते थे उसी चीज को लेके ये बात की गई। और यहाँ पे भी ध्यान रखा गया कि ये करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे ये मैंडेटरी नहीं किया गया था।
और आज भी मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल 45 ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 48 ये बात करता है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। आर्टिकल 48 ये बात करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा आर्टिकल 50 ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस के बारे में। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम प्रिंसिपल के बेसिस पे जितने भी हमारे डीपीएसपी हैं हम उन सबको क्लासिफाई कर चुके हैं। हमारा जो 36 से लेके 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हम उन सारे आर्टिकल को देख लिए डिवाइड करके कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन सा है, लिबरल प्रिंसिपल कौन कौन सा है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन सा आता है। इस तरह से क्लासिफिकेशन करके पढ़ोगे तो शायद आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो हम इसके बाद और देखते हैं, इसमें सिर्फ ये क्लासिफिकेशन ही जरूरी नहीं है, इसमें और भी चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है कि हमें डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। क्या होता है, लोग बोलते हैं डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप ना इसमें अच्छे से समझने का ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, बाद में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की और इसके बाद जब मिनर्वा मिल केस आया इस केस में फाइनल क्लैरिटी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है एंड जो हमारा डीपीएसपी है ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोई हायरार्की की बात नहीं है कि डीपीएसपी बड़ा है या फंडामेंटल राइट बड़ा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, यही बैलेंस हार्मनी लेके आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है और ये बैलेंस ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। दोनों मिलकर बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर है, ये था हमारा क्या, ये हमने अभी तक देखा कि डीपीएसपी में क्या क्या हमें जानना था, क्या क्या हमें पढ़ना था। इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं। ठीक है, और मैंने तो पहले ही बोला कि पढ़ने का क्या तरीका है। पहले क्या करना है, पहले आपको बुक पढ़ना है, कोई भी बुक पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ो आपकी मर्जी है, उसके अलावा कोई आपको कोई और बुक सजेस्ट कर रहा है कोई भी बुक पढ़ लो, उसके बाद आके आप लेक्चर देखो, या तो पहले लेक्चर देखो फिर बुक पढ़ो, दोनों में कुछ भी करो सेम बेनिफिट मिलने वाला है। और इन सब में एक चीज जरूरी है, क्या, पीवाईक्यू को देखना। तो चलो आज हम क्या करेंगे, एक दो पीवाईक्यू के स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे चेक करेंगे। देखो प्रीलिम्स में क्या है ना, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं डीपीएसपी से। ठीक है, कोई स्टेटमेंट ये बात करता है डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है लेकिन गवर्नेंस का फंडामेंटल है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू एफआर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 37 में देखा और मिनर्वा मिल केस, दिमाग में रखो ये दोनों चीज। देखो इस तरह के स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं पीवाईक्यू में, तो आपको यहाँ पे यही चीज दिमाग में रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना वो कोई वीक प्रोविजंस नहीं है, ये स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है जो इंडिया को एक वेलफेयर डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाता है। कोर्ट इन्फोर्स करे या ना करे लेकिन गवर्नेंस इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी फंडामेंटल है। क्लियर है? अभी देखो हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा पीवाईक्यू के बारे में क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, क्यों क्यों जरूरी है पीवाईक्यू को समझना? क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आप पीवाईक्यू नहीं देखते हो, कैसे पीवाईक्यू आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो देखो हम ना बात करते हैं पीवाईक्यू कैसे कैसे आए। ठीक है, अभी ना हम आपको थीम बताते हैं। ठीक है, कि थीम कैसे कैसे आ रहे हैं पीवाईक्यू में।
आप डीपीएसपी में पीवाईक्यू अगर देखोगे तो आएगा पहला थीम, ये बात करेगा नेचर ऑफ डीपीएसपी, आर्टिकल 37 के ऊपर बेस्ड। यहां पे पूछा जाता है कि आखिर डीपीएसपी का नेचर क्या है, क्या डीपीएसपी इन्फोर्सिबल कोर्ट के द्वारा है या नहीं है, क्या डीपीएसपी फंडामेंटल्स है गवर्नेंस के लिए, क्या डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट के लिए। इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, आपको यहाँ पे अंदाजा लगाना है। जैसे कि देखो अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला उन सब स्टेटमेंट में से एक पहला, ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने बोला कि डीपीएसपी आर इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, सही है नहीं है, खुद दिमाग लगा लो, आपको पता चल जाएगा, अभी जो पढ़ा हमने उसी के बेसिस पे, ठीक है। फिर आएगा कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, सही है नहीं है, अंदाजा लगा लोगे। ये एक क्वेश्चन है, बस मैं आपको बस उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। एक जगह लिखा रहेगा डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू एफआर। अब देखो ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन्फोर्सिबल है नहीं है, डीपीएसपी फंडामेंटल है यस, डीपीएसपी सबऑर्डिनेट है नो, पता चल गया। यही तो पढ़ के जाना है हमें, इसी तरह तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या देखा, हमने आर्टिकल 37 को अपने दिमाग में रखा। आर्टिकल 37 क्लियरली बोल रहा है कि डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, एंड उसके साथ साथ ये एक चीज और बोल रहा है कि बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। हम लोगों ने यहाँ देखा था ना आर्टिकल 37, चलो ऊपर आते हैं। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, 3 चीजें बताता है, नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड तीसरा चीज ड्यूटी इंपोज किया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, आपको इन तीनों स्टेटमेंट को याद रखना, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नेचर से आने वाले सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे थीम पे। ये तो था थीम 1, दूसरा थीम आएगा जस्टिसबिलिटी पे। ठीक है, इस थीम में क्या बात किया जाता है, इस थीम में पूछा जाता है डीपीएसपी जो पॉलिसी है वो कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे वो इसी तरह के स्टेटमेंट होंगे। अभी देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आप वही बता रहे हो नेचर में इन्फोर्सिबल है या नहीं। देखो यहाँ पे ना जस्टिसबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, अभी ये कैसे समझो। देखो क्या है ना कि डीपीएसपी के बारे में हमें पता है, अगर आपको बोला जाए कि ये इन्फोर्सिबल है भाई कोर्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट हो नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट बट लीगली बाइंडिंग, एक स्टेटमेंट हो कि नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, एंड एक स्टेटमेंट हो मेरली मोरल गाइडलाइन। देखो जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझेंगे, ये 4 स्टेटमेंट दिया है वो क्लियरली अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इनमें से एक स्टेटमेंट सही है, अब कौन सा है पढ़ के खुद अंदाजा लगाओ, क्योंकि मैंने बता दिया इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं मोरल गाइडेंस, क्या डीपीएसपी हमारा मोरल गाइडेंस है सिर्फ और सिर्फ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ओनली मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज, अगर ऐसा स्टेटमेंट होगा समझो ये तो इसका आंसर सी होगा वैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि डीपीएसपी आर ओनली मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अंदाजा लगाओ। क्या बात कर रहा है, मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियल्स के बारे में। ये स्टेटमेंट पहली बात गलत है, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद
स्टेट पर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोरल एंड पॉलिटिकल गाइडेंस या पॉलिटिकल आइडियाज नहीं है। आर्टिकल 37 याद करो, ये सिर्फ मॉरल एडवाइस नहीं होती है, यहाँ पे ड्यूटी वर्ड यूज होता है। ठीक है, और यूपीएससी का ये जो फेवरेट कंफ्यूजन पॉइंट है ना, यहाँ पे फंसना नहीं है आपको। ठीक है, अब फिर बात होगा एक और, क्या? सोर्स ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का सोर्स क्या है? एकदम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। डीपीएसपी बेसिकली आप समझो कि डीपीएसपी जो होता है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डाला गया है तो कहां से इंस्पायर्ड है। ये ना एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाएगा यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हो। ठीक है,